सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ममता बनर्जी को लगी कड़ी फटकार। आईपैक मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट सख्त। कोर्ट ने कहा अगर सीएम खुद जांच में दखल देती है तो ईडी किसे शिकायत करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान उस समय तीखी बहस देखने को मिली जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जजों के बीच कानूनी बिंदुओं पर जोरदार टकराव हुआ। बता दें आपको, आईपैक से जुड़ा मामला था जिसमें ममता बनर्जी जांच के दौरान जब रेड हुई थी तो वहां पहुंची थी और वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके निकल गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने सिब्बल को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा सिर्फ ईडी की रट ना लगाते रहें और उन्हें मामले के मूल मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि कोलकाता स्थित आईपैक दफ्तर में की जा रही जांच और छापेमारी के दौरान राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दखल दिया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच कर रही थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट पहले ही टिप्पणी कर चुका है कि किसी भी जांच एजेंसी के काम में इस तरह का हस्तक्षेप अच्छी स्थिति नहीं मानी जा सकती। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत में कपिल सिब्बल ने ईडी की याचिका की वैधता पर सवाल खड़े कर दिए। कहा कि याचिका एक डेप्यूटी डायरेक्टर के जरिए दायर की गई जो घटना के समय मौके पर मौजूद ही नहीं थे। ऐसे में याचिका सुनवाई योग्य कैसे हो सकती है। सिब्बल ने तर्क दिया कि मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा बताया जा रहा है। याचिकाकर्ता खुद पीड़ित नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी कि जो व्यक्ति मौके पर था ही नहीं दूसरों के मौलिक अधिकारों का मुद्दा कैसे उठा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इस पर बेंच ने सख्त रूप अपनाया। कहा मौलिक अधिकार हमेशा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन अपने आप में एक मौलिक अधिकार नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा अगर रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन बताया जा रहा है तो ये स्पष्ट करना होगा कि उल्लंघन किस तरह हुआ। बहस के दौरान कोर्ट में केशवानंद भारती केस का भी हवाला दिया गया। कहा संविधान की मूल संरचना के मौलिक अधिकारों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया ऐसे मामलों में अधिकारों की व्याख्या व्यापक तरीके से की जा सकती है। सिब्बल ने दलील दी कि ईडी एक डायरेक्टोरेट है और न ही स्वतंत्र संवैधानिक संस्था या विभाग। उन्होंने दलील दी कि अगर कोई विवाद है तो केंद्र सरकार को आर्टिकल 131 के तहत आना चाहिए, न कि आर्टिकल 32 के तहत। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के आधार पर याचिका नहीं ला सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल दागा और जस्टिस ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद जांच में दखल देते हैं तो ईडी इसे किसे शिकायत करेगी, उसी राज्य सरकार को जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रही। सिब्बल की दलील को चुनौती दी। सिब्बल ने जवाब दिया कोर्ट ये मानकर चल रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपराध किया है जबकि ये केवल आरोप है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये एक आरोप है लेकिन ये तथ्यों पर आधारित आरोप है। बहस के दौरान एक और तीखा क्षण तब आया जब कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हमें ये मत बताइए कि हम उत्तेजित हो रहे हैं, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। टिप्पणी बताती है कि सुनवाई के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था। सुनवाई का सबसे अहम और चर्चित पल तब आया जब कोर्ट ने सिब्बल को सीधे चेतावनी दी ईडी की रट मत लगाइए, मुद्दे पर आइए अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि सिब्बल को इन ईडी अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने अलग से याचिका दायर की है। सिब्बल ने जवाब में कहा अगर कोई अपराध हुआ तो उसके लिए कानून से पहले से उपाय मौजूद है। लोक सेवक के काम में बाधा डालना एक आपराधिक अपराध है और इसके लिए बीएनएस के तहत कार्रवाई हो सकती है। उनका तर्क था कि हर मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार के आधार पर नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस पूरे विवाद में दो अलग अलग पहलू है। पीएमएलए के तहत चल रही जांच और जांच से कथित हस्तक्षेप का अलग अलग आरोप है। कोर्ट के मुताबिक यह दूसरा आरोप एक स्वतंत्र मामला है और इसे अलग तरीके से ही देखा जाना चाहिए। जिस तरीके की तीखी टिप्पणी जो है कोर्ट के द्वारा की गई इसके बाद अमित मालविया ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के जिस तरीके से उन्होंने वहां पर घुसकर उन्होंने जो चीजें की थी, जो वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो लेकर गई थी, इसके बाद अमित मालविया ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को अपनी सीमा से बाहर जाकर दखल देने पर कड़ी फटकार लगाई है। ये घटना तब हुई जब ममता बनर्जी उस जगह पर चली गई थी जब एक जांच के बीच वो वहां पर घुसी जहां पर ईडी कोयला तस्करी के मामले में पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आईपैक की जांच करी थी। आईपैक एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बार फिर ममता बनर्जी ने जो है चुनाव आयोग के लिए फिर से जो है एक नया ढिंढोरा जो है पीटना शुरू कर दिया है। कटआउट लेकर आई हैं और कटआउट में जो है वो आरोप लगा रही है कि
एसआईआर जो है वो एसआईआर ही चुनाव आयोग और भाजपा को खत्म कर देगी। इस दौरान वो बोल रही हैं कि किस तरीके से दोनों जो है इंटर लिंक्ड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जिनके हाथ में एक कप पेपर का कटआउट था, उन्होंने कहा कि आपको मैं कप एविडेंस दिखाती हूँ जिससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शियल जो है नहीं है और वो पक्षपात करता है। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया, यहाँ पर आप बीजेपी का सिंबल देख सकते हैं। न्यूज़पेपर की तरफ वो पॉइंट कर रही थी। उन्होंने कहा कि अभी क्लियर हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग जो है वो किसके कहने पर फंक्शन कर रहा है। वीडियो फ्रॉम नंदीग्राम जो है उसे भी भवानीपुर लाया जा रहा है क्योंकि उसे गद्द जो है एक लॉयलिस्ट बताया जा रहा है, गद्दार को। रिटर्निंग ऑफिसर को भी कल जो है बदल दिया गया है। ऑफिसर्स को सेक्रेटरी चीफ, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, सीपी, आईपीएस अफसर सभी को जो बंगाल में काम करते थे उन सभी को अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया। क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, सुनिए। আমি আপনাদের একটি কথা বলার জন্য এসেছি, এই ইলেকশন কমিশন যে নিরপেক্ষ নয় আমি তার একটা প্রমাণ আপনাদের দেখাতে চাই। ইলেকশন কমিশনের নোটিফিকেশনে বিজেপির ভোটের চিহ্ন সিম্বল নিশ্চয়ই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই দেখুন বিজেপির সিম্বল। একটা ইলেকশন কমিশন তাহলে কার ইশারায় চলছে, কার কথায় চলছে? নন্দীগ্রামের বিডিও চলে আসছে ভবানীপুরে, কারণ গদ্দারের নিজের লোক বলে ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে কালকে চেঞ্জ করা হয়েছে। এর আগে চিফ সেক্রেটারি থেকে, হোম সেক্রেটারি থেকে, ডিজি থেকে, সিপি থেকে প্রায় ৬০-৭০ জন আইএস আইপিএস কে বাংলায় যারা কাজ করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং কখনো কখনো বলে না ঠাকুর ঘরে কে, আমি তো কলা খাইনি। and now the cat is out of the bag। ইলেকশন কমিশনের নোটিফিকেশনে বিজেপির চিহ্ন, তো ব্যাকডোর থেকে খেলছেন কেন? সামনাসামনি খেলুন, সবাই তো বুঝতে পারছে। কালকে মধ্যরাত্রে এসআইআর লিস্ট কেন বেরোবে এখনো পর্যন্ত পাবলিক জানে না। এখনো লিস্ট বুথে টানানো হয়নি, ব্লকে টানানো হয়নি, জেলায় টানানো হয়নি। কালকেও দুজন আত্মহত্যা করেছে, তার আগেও দুজন আত্মহত্যা করেছে, প্রায় ২২০ জন মানুষের মধ্যে মারা গেল। এত ভয়টা কিসের? আর যেটুকু নাম উঠেছে সেটাও মনে রাখবেন আমার কোর্টে কেস করার জন্য। লিস্টটা বের করতে ভয় কেন? নিশ্চয়ই তার মধ্যে স্বচ্ছতা নেই ইলেকশন কমিশনের। স্বচ্ছতা থাকলে এতদিন লাগে? একটা জাজেরা তো অনেক দিন আগেই করে দিয়েছে। তাহলে আপনারা কেন আরো 6 দিন টাইম নিলেন, 7 দিন টাইম নিলেন? আরো কি কি বাদ দিয়েছেন? একতরফা কি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির নাম ঢুকিয়েছেন? সেটা পুরো লিস্ট বেরোলে তবেই বুঝতে পারবো। আমরা দাবি করছি বিজেপি ভ্যানিশ যে পলিটিক্যাল পার্টি, তারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চায় এবং এটা তার সবচেয়ে প্রমাণ। तैसे हमने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।